हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर की है। अच्छा, ये अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? ये जो अवसादी चट्टानें डेट मीन्स की वैसी चट्टानें जिनका निर्माण अवसाद की वजह से हुआ है। अब अवसाद क्या है? तो अवसाद उस तरह की मिट्टी को कहते हैं जब बड़े बड़े जो चट्टानें होती हैं टूटती हैं, जब उनके धूल कण नदियों के द्वारा बहा करके कहीं जमा कर दिए जाते हैं। कालांतर में लाखों सालों में एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ते चली जाती है और एक परत की एक पूरी मोटी चादर क्रिएट हो जाती है। जब ये चादर बहुत मोटी हो जाती है तो नीचे वाली जो चादर है वह प्रेशर के कारण और बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण बदलाव आ जाता है। अब इस तरह से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम अवसादी चट्टानों के रूप में जानते हैं। आपको इमेज दिखाई दे रहा हो। हिमालय की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर की है। हिमालय नवीन वलित पर्वत का निर्माण प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। अब ये नवीन वलित पर्वत क्या होता है? तो वलित पर्वत हम समझ सकते हैं कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो बीच में सिलवटें पड़ जाती हैं। जैसे कि अब साल पे 2 हाथ रख दो, अब कपड़ों पे या बेडशीट पे अपने 2 हाथों को रख दो और दोनों हाथों को अपने नजदीक लाओ। बीच में जो सिलवटें पड़ेंगी उन सिलवटों के जैसे ही पर्वतों का भी निर्माण हो जाता है, तो उन्हीं पर्वतों को हम लोग बोलते हैं वलित पर्वत। और चूंकि हिमालय का निर्माण अभी नया नया हो रहा है इसी वजह से जो है नेपाल क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और भयानक वाले भूकंप आते रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है और हिमालय की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो अभी भी बढ़ रही है। इसलिए ये नवीन वलित पर्वतमाला है। का जो निर्माण है वो टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। टेथिस सागर क्या है कि पहले यूरेशिया और जो अभी इंडियन प्लेट्यू है वहां पे, जहाँ पे हिमालय आज है, वहां पे एक बहुत बड़ा सागर हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की ओर जा रहा है तो वो जो टेथिस सागर है वो खत्म हो गया और वही टेथिस सागर का जो सिल्ट है वो दब रहा है, जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो हिमालय क्या है कि एक नवीन वलित पर्वत है जिसका निर्माण टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर श्रेणियों में या 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे कि ट्रांस हिमालय हो गया जिसे हम तिब्बत क्षेत्र का हिमालय भी कहते हैं, फिर हो गया महान हिमालय जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, फिर एक हो गया मध्य हिमालय जिसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, और एक है आपका बाह्य हिमालय जो कि शिवालिक श्रेणी के रूप में जानते हैं। ये जो बाह्य है वो जेट मीन्स की भारत के सबसे नजदीक। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जो है वो हिमाद्री है। सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। जितने भी ऊंचे ऊंचे आपको पहाड़ मिलेंगे सारे वह इसी हिमाद्री श्रेणी में ही आपको मिलेंगे। भारत का जो सर्वोच्च शिखर है, भारत का सर्वोच्च शिखर जो है वो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है और जिसकी हाइट जो है वो 8598 मीटर है। कहाँ है भाई? ये देखो आप, ये भी हिमाद्री में ही मौजूद है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है, ये भी हिमाद्री में ही है और इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में आप सागरमाथा के नाम से जानोगे, वहीं तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जानोगे। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में मौजूद है। जैसा कि आप सीरीज बनाओगे, पैरेललिज्म बनाओगे किसके बाद कौन सा है, ये जो ट्रांस हिमालय है वह महान हिमालय के उत्तर में मौजूद है। ट्रांस हिमालय यानी कि तिब्बत और उस महान हिमालय यानी हिमाद्री उसके ऊपर में मौजूद है, यानी कि बाहर में है ट्रांस हिमालय। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत जो श्रेणियां हैं वो ट्रांस हिमालय में ही पाई जाती हैं, याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं जो काराकोरम श्रेणी में मौजूद है। ट्रांस हिमालय जिसे हम बृहद या महान हिमालय के रूप में भी जानते हैं, हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग की जाती है। अब ये जोन क्या है इसे समझने के लिए आपको फोटो देखना पड़ेगा। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में मौजूद है। लघु हिमालय महान हिमालय के नीचे उतरोगे तो उस साइड यानी कि भारत के ज्यादा नजदीक है। पीर पंजाल या बनिहाल जो कि जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर हो गया जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तथा महाभारत श्रेणियां जो कि नेपाल में है, लघु या मध्य हिमालय का ही भाग है। ऐसा है ये सब। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को हम जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से और उत्तराखंड में हम इसे बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। मर्ग जैसे कि गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, ये सारे जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और ये बुग्याल और प्यार ये आपके उत्तराखंड में मिलेंगे। क्या है? ये घास के मैदान है छोटे छोटे, बड़े खूबसूरत लगते हैं। लोग घूमने भी जाते हैं। गुलबर्ग का अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा। आप जाओगे जब भी जम्मू कश्मीर घूमने तो आप गुलबर्ग और सोनमर्ग दोनों ही जगह जाओगे। शिमला जो है वो धौलाधर श्रेणी में स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। छिपकिला, बारालाचाला और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में मौजूद है। बुर्जिल को याद रखो कि बुजदिल लोग जो है वो जोजिला दर्रा से आता है और कश्मीर में आतंक फैलाता है। लिपुलेख, थागला और नीतीला दर्रा उत्तराखंड में मौजूद है। जेलेपला, नाथुला सिक्किम में मौजूद है। सीख में लगा करके नाक में लगा, ये हो गया सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। बोमडीला, बुमला, दीफू और यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। बोमडीला जैसे याद करो कि
चाइना जो है उधर से बम मारता है। ये अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला है। बुमला भी आपको याद करना पड़ेगा, दीफू और यंग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। बारालाचा ला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में मौजूद, ला मतलब दर्रा ही होता है, तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली को जोड़ देता है। ये इंपोर्टेंट है, किसको किसको जोड़ता है? बारालाचा जो हिमाचल प्रदेश में है और लेह और मनाली को जोड़ने का काम करता है। ये सेनकोटा पास या दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै एलिफेंटा दर्रा जो कि दक्षिण श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से जोड़ देता है, जिसे हम जाफना के रूप में जानते हैं। क्या है क्या? सेनकोटा पास या दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को और एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से जोड़ने का काम करता है। सेवराय पहाड़ियां चेन्नई में मौजूद है। वृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां मौजूद है। घाटियां क्या होते हैं? दो पहाड़ के बीच का जो जगह है उसे ही हम घाटी के रूप में जानते हैं। शिमला हो गया, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत, ये सब जो है ये लघु हिमालय में स्थित है। शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक जो है हिमालय का पाद प्रदेश भी से कहते हैं। जो श्रेणी है वो का निर्माण सेनोजोइक पीरियड में हुआ, यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पहले इस पीरियड में शिवालिक का निर्माण हुआ है। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग किया जाता है। जैसे कि आप अब यहाँ पढ़ रहे थे ना कि वो कौन सा चीज से अलग किया जाता है, तो यह ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग किया जाता है। वैसे ही शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग किया जाता है। शिवालिक एवं लघु क्या है? शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार जैसे कि हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून, देहरादून के नाम से आप जानते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो अरावली है। एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर मौजूद है। अवशिष्ट क्यों? क्योंकि इसका क्षय हो चुका है, घिस चुका है अब ये। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में मौजूद हैं। अरावली के पूर्व में बनास नदी निकलती है और अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। एकमात्र ऐसी नदी है जिसको सागर में जाके नहीं मिल पाती है। भारत की एक ऐसी नदी है। पूर्वी घाट उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट, इसके बारे में और भी हम डिटेल देखेंगे। महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा पूर्वी घाट का पर्वत है मौजूद है और ये पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। इसका अन्य नाम हम सह्याद्री भी कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर जो है वह काल सुबाई है तथा दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख है। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वह तमिलनाडु में भी मौजूद है और ये केरल में भी मौजूद है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है। ऊटी जिसे हम उटक मंड के नाम से भी जानते हैं, ये नीलगिरी में ही स्थित है। थालघाट हो गया, भोरघाट हो गया, पालघाट, ये सब दर्रे के नाम है जो कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में मौजूद है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा दर्रा किनको इनको जोड़ देता है? ये जो थालघाट है वो नासिक और मुंबई को जोड़ने का काम करता है। थाली में अपना नाक रख के लेके जाओगे, इस तरह से अब इसको समझ लेना। जो भोर घाट है तो भोर घाट आप भोरे भोरे मुंबई से पुणे के लिए रवाना हो जाओगे, क्योंकि लंबी दूरी है तो आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, इसलिए भोर घाट डेट मींस की मुंबई से पुणे के लिए आप जाओगे। इस तरह से याद करोगे इसको। पालघाट जो हो गया वो कोयम्बटूर से कोची को जोड़ने का काम कर देता है। कोयम्बटूर से कोची जाओगे तो जहाज के रास्ते जाओगे और अपना पाल खोलोगे तभी तो पहुंच पाओगे जल्दी। तो ये हो गया पालघाट, हो गया कोयम्बटूर से कोची जाने का रास्ता। गुजरात से गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है उसे कोंकण तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है, इलाका है, उसे मालाबार तट के नाम से हम जानते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट जो कि कोरोमंडल तट कहलाता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का इसे तट कहते हैं। ये पार्टिकुलर एरिया हो गया वो कोरोमंडल हो गया। पूर्वा जो अगर आप देखोगे कि उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक का, उसे हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। और सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो इलाका तटीय क्षेत्र है उसे हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। कोडाई कनाल जो कि तमिलनाडु में है पालनी पहाड़ी पर मौजूद है। याद रखिएगा, कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी पे मौजूद है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। अन्ना मतलब बड़ा होता है और मुड़ी मतलब अपने से समझ लो क्या रखना है क्या नहीं रखना। तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। अन्नामुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी पे मौजूद है। कार्डमम जिसे हम इलायची भी कहते हैं, तो कार्डमम पहाड़ियां अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में मौजूद है। कार्डमम की पहाड़ियां। भारत में सबसे बड़ा पठार जो है वो दक्कन का पठार है जो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हुआ है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है जो कि एक शैडो एरिया है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में मौजूद है। धारवाड़ अक्सर आप सुनते हो कि धारवाड़ जो है वह जहाँ भी मिलती है उसमें धातु खनिज की मात्रा ज्यादा होती है और यीशु की सबसे पहले इस तरह की मिट्टी जो है वो कर्नाटक में ही मिली थी। इसलिए पूरे भारत में अब इस तरह की मिट्टी
अगर पाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं कि ये धारवार क्रम की चट्टाने हैं। माहिम तट, कौन सा तट? माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में मौजूद है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है। क्यों? क्योंकि रूर एक ऐसा क्षेत्र है जर्मनी का जहाँ पे बहुत सारे खनिज संसाधन मौजूद हैं। उसी तरह जिस तरह यूरोप के लिए रूर है, जर्मनी के लिए रूर है, उसी तरह भारत के लिए छोटा नागपुर पठार है। यहाँ हर चीज मिलता है खनिज के रूप में। जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो पारसनाथ है, और पारसनाथ का खासियत ये है कि जैनों का मक्का मदीना है ये, यानी कि जैनों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है ये, याद रखिएगा। मालवा पठार मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में मौजूद है मालवा का पठार। गारो, खांसी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में हैं। तीनों जो पहाड़ियां हैं बेसिकली ये तीनों एक ही हैं, लेकिन कालांतर में नदियों ने इन्हें काट दिया और 3 पर्वतों के रूप में इन्हें बांट दिया गया है। नर्मदा ताप्ती के मध्य पूरा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर जो है वो धूपगढ़ है। अब ये ब्लॉक पर्वत क्या होता है? तो जो ब्लॉक पर्वत होता है कि मान के चलो कि ये एक एरिया है, ये हम 3 सेक्शन बांट दिए, ये एरिया जो है, ये एरिया जस का तस रह गया, ये एरिया और ये एरिया नीचे धस गया और ये ऐसे बन जाएगा। तो ये जो उठा हुआ एरिया है यही हो गया ब्लॉक माउंटेन। अब इसी को उठे हुए एरिया को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के जिस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में मौजूद है, हम लोग पूजा करते हैं, और जो शिखर वो नेपाल में है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मौजूद है। एक वक्त था जब ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, और अधिकतर जो हमले होते थे वो इसी खैबर दर्रे से हुए हैं। गिरनार की जो पहाड़ियां हैं वो गुजरात में मौजूद है, ग से गिरनार और ग से गुजरात। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है जिसका सर्वोच्च शिखर जो है वो अमरकंटक है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। आप ध्यान से देखोगे तो जो इसका बेस है वो उत्तर की ओर है। सतपुड़ा पहाड़ियां मध्य प्रदेश में मौजूद है, सतपुड़ा की। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांट देती हैं। एक दिल्ली वाला इलाका हो जाता है, एक आपका इधर नीचे कर्नाटका आंध्रा वाला इलाका हो जाता है। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, लातेहार से निकलती है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं क्योंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन है यहाँ पे, इस वजह से इसे ऐसा कहा जाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वो नामचा बरवा है और अरुणाचल तिब्बत सीमा पर मौजूद है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कैलाश पर्वतमाला चीन में मौजूद है। हम उन लोग पूजा करते हैं लेकिन चाइना ने इसे कब्जा लिया। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में मौजूद है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पे मौजूद है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है और नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास मौजूद है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में मौजूद है। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख्य जो है वो हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाई गई निक्षेपों के द्वारा हुआ है। गोकुर झीलें उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है, पवनों द्वारा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से हुआ है। देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा जब मिलती है संयुक्त धारा का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग गंगा कहते हैं। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना ही है, याद रखिएगा। यमुना नदी को खुला नाला भी कहते हैं, यहाँ भी वही हाल है क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज है कानपुर के किनारे, इसकी वजह से सारा का सारा जो गंदा पानी है यमुना में बहाया जाता है, जिसकी वजह से ही इसे ये संज्ञा दी गई है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से आकर के मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी के नाम से भी आप जानते हो। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का ही है। और ये बेसिन क्या होता है? तो बेसिन वह क्षेत्र है जहाँ का जल उस नदी में आता है। वो छोटी सी चुआड़ी भी हो सकती है, छोटी सी जल स्रोत भी हो सकता है, या थोड़ी सहायक बड़ी नदियां भी हो सकती है। चीन वो सबसे लंबी नदी जो है यारलुंग जांगपो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो है वो मेघना के नाम से जानी जाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली मौजूद है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र के ही नाम से हम जानते हैं। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो हम उसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा की जो आकृति होती है वो हमेशा त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसकी मुहाने को हम लोग एस्चुरी या हिंदी में ज्वार नदमुख के नाम से जानते हैं। और ऐसी जो नदियां वो नर्मदा नदी जो है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। कावेरी हो गया, गंगा हो गया, महानदी हो गया, ये सब जो नदियां वो डेल्टा बनाती हैं। लेकिन नर्मदा और जो ताप्ती हैं वह पश्चिम की ओर बहती हैं और जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। रीजन क्या है कि जो नर्मदा और जो ताप्ती हैं वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती हैं। एक बीच में बहता है नर्मदा और ताप्ती जो है वो नीचे बहती है, तो वो पठारी इलाका है। ज्यादा
क्षरण हो नहीं पाता, इन लोगों को गाद सिल्ट मिल नहीं पाता, तो अपने मुहानों पे ये जमा नहीं कर पाता। और जब गाद और सिल्ट जमा ही नहीं होगा तो वह कहाँ पे आप डेल्टा का निर्माण कर पाओगे। इसलिए ये जो नदियां हैं वह डेल्टा नहीं बना पाती। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है, यहीं से सोन नदी उत्पन्न होता है। अब दोनों के बीच में कहानी ये है कि दोनों एक दूसरे से लव करता था, लेकिन बाद में सोन जो है गंगा के चक्कर में नर्मदा को छोड़ दिया, नर्मदा से ये धोखा दे दिया। नर्मदा बोली कि अब हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, तुम पूरब की ओर बहो और हम अब चले पश्चिम की ओर बहने। ये कहानी है। तब से नर्मदा नदी जो है पश्चिम में ही बह रही है। नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी आप जानते हो, और सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी जो है वो नर्मदा ही है। धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर में मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पे मौजूद है धुआंधार जलप्रपात। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती हैं। नदी द्वारा काट छाट की क्रिया अपरदन कहलाती है, और जब उस काट छाट के बाद जिस मिट्टी का जमाव होता है उसे हम लोग जमाव करना को निक्षेपण कहते हैं। दक्षिणी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक होता दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाता है, और एक गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक है। कहने का मतलब ये है कि अगर दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो आपको कावेरी नदी मारना है, और यही अगर कह देगा कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं तो ये आपको गोदावरी नदी मारना है। कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी में है। शिव समुद्रम प्रपात जो है वो कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर ही मौजूद है। ये शिव समुद्रम प्रपात कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, यानी कि दो राज्यों के बीच में है। यही अगर कृष्णा नदी की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में मौजूद है। यानी कि जो कृष्णा नदी विवाद है वो 3 राज्यों के बीच में है। कृष्णा जी हैं भाई, 2 के बीच में अफेयर कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है 3 लोगों के बीच का मामला होगा। ये कृष्णा नदी विवाद जो है वो 3 राज्यों का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है, और दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो कृष्णा है। याद रखिए, गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है तो अभी मैंने बताया नासिक में है, जो कि महाराष्ट्र में है। कि त्रयंबक गांव की पहाड़ी से है। वैनगंगा, पैनगंगा, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी डेट मीन्स की भारत की सबसे लंबी नदी, और दक्षिण गंगा के नाम से जिसे हम जानते हैं। छिपरा नदी चंबल की सहायक नदी है। असम का जो शोक है वो ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक हम दामोदर नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक हम ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। याद रखिए, कहाँ बनाती है महानदी? तो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। और भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जिसे हम राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। जिसे सतलज और व्यास नदी से पानी मिलता है। कहाँ से? सतलज और व्यास नदी से। और छोड़ता कहाँ? तो हरिके बैराज जो है वहीं पे अपना पानी छोड़ देता है। मिट्टी का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है, और यही चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। भारत की ऊंची झील जो है वो चोलामू है, जो कि सिक्किम में मौजूद है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित मीड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। चिल्का उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पे मौजूद है। तो ये लैगून झील क्या होता है? बेसिकली होता है कि किनारे पे ये एक हल्का सा गड्ढा बन जाता है। जब हाई टाइड होता है तो पानी इसमें भर जाता है। अब पानी भर गया तो फिर लो टाइड हुआ तो पानी उतर गया। नेक्स्ट जब हाई टाइड होगा तो फिर से नया पानी चला जाएगा इसमें। तो इस तरह से ये लैगून का जब निर्माण होता है तो उसे हम बोलते हैं कि ये इस तरह से जब झील का निर्माण होता है, तालाब का निर्माण होता है, जब तालाब बड़ा हो जाता है उसे हम झील कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि लैगून झील है। ये हॉगेन कॉल जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी पे बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि वरही नदी कर्नाटक में मौजूद है, जिसका हाइट जो है 455 मीटर है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी है, जिसे हम दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो गेहूं धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। याद रखिएगा, बूढ़ा हो गया ना तो ये है बांगर हो गया, और ब से बूढ़ा, ब से बांगर। वही नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। याद खदखदाएगा, अभी नया नया है ये। काली मिट्टी का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है वो बहुत बढ़िया होती है, जिसे हम रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो काली मिट्टी उसका सिनोनिम्स क्या है? तो ये रेगूर मिट्टी है। काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र, तीनों को एक साथ याद कर लेना है, तीनों भाई भाई है।
तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ये तीनों एक साथ यहाँ है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है यहाँ पे भी ये पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा होती है, याद रखिएगा। एक बार पानी डाल दोगे तो जल्दी सूखेगा नहीं वो। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल हो जाता है, और लाल मिट्टी जो है उसमें जनरली जो है उर्वरता उतनी होती नहीं है, यानी कि ये बंजर भूमि की कैटेगरी में आता है। लेकिन आप इसमें चूना डाल करके इसकी जो उर्वरता है उसको आप बढ़ा भी सकते हो। लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत, दैट मीन्स की आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, दोनों में डिफरेंस है। ये जो आपका लाल मिट्टी है और जो लेटेराइट मिट्टी है, दोनों का डिफरेंस है, याद रखें। लेटेराइट मिट्टी है, इसका जो निर्माण है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पत्थरों के टूटने फूटने और जल के साथ चूना व सिल्का के निच्छालन से हो। निच्छालन यानी कि छाट करके अलग कर देना। तो चूना और सिल्का को नदी जो है वो पानी जो है बहा के ले गया, जिसकी वजह से इस लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी बहुत बढ़िया मानी जाती है। इसमें आयरन और सिल्का काफी मात्रा में होता है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। दो वर्ड है यहाँ पे, एक उष्ण गर्मी है, कटी मतलब क्षेत्र हो गया, और मानसूनी मतलब चूंकि यहाँ मानसून का प्रभाव होता है, जून जुलाई में यहाँ बारिश आ जाती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भारत की जो जलवायु है यह उष्ण कटिबंधीय यानी कि उष्ण क्षेत्र में मौजूद है, और मानसून यहाँ आती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत में मानसून का जो आगमन है वो जून के पहले सप्ताह में सबसे पहले केरल में होता है। सबसे पहले हर चीज केरल में ही आता है, चाहे बीमारी हो चाहे मानसून हो। कोविड भी यहीं सबसे पहले आया था। भारत में अधिकांश वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सबसे पहले जो आगमन है वो जून के पहले सप्ताह में केरल में होता है, याद रखिएगा, बार बार बता रहा है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पे बारिश होती है। क्यों होती है? तो लौटती हुई मानसून, या फिर आप कह लीजिए कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ये जो लौटती हुई मानसून है, ये जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी से उठाती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, याद रखिएगा। और कहां से होगा? ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, और इसी का एक और नाम है नॉर्वेस्टर। काल बैसाखी को ही क्या बोलते हैं? तो नॉर्वेस्टर के नाम से भी हम सभी जानते हैं। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? ये जो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सब जो है वो रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें डेट मीन्स की अक्टूबर नवंबर में इसको रोपाई होगा और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाएगा। रबी यानी कि सूर्य, जब सूर्य उगेगा तभी ये इन लोगों का फसल कटेगा, यानी कि मार्च अप्रैल में ही उगेंगे ना, इसलिए ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलोगे। जबकि धान हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मकई, अरहर, ये सब जो है वो खरीफ की फसलें हैं। डेट मीन्स की खरीफ की फसलें कहने का मतलब है ये जून जुलाई में जब बारिश होगा तब रोपाएगा। मकई कब रोपोगे? मकई कब लगाओगे? जब बारिश होगा तभी तो, वरना सूख जाएगा वो। भारत के द्वीप समूह की बात करते हैं तो भारत के द्वीप समूह को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक होता है लक्षद्वीप वाला सेक्शन, एक होता है अंडमान निकोबार वाला द्वीप वाला सेक्शन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप जो है वो समूह जो है वो अरब सागर में मौजूद है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल कोरल से निर्मित है। कोरल क्या होता है कि वैसे जीव जिनका एक्सोस्केलेटन बना हुआ, जैसे कि शंख आप देखते हो कि बजाते होगे, वो समुद्र में कहीं न कहीं उसके अंदर एक जीव रहा करता था। वो जब वो जीव मर गया, वो शंख जो है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है वो वहीं पे रह गया। अब इस तरह से उसके कई खानदान वहीं पे जन्म लिए और मर गए। तो उन खानदानों का जितना भी एक्सोस्केलेटन है वो एक जगह जमा हो जाता है और एक पहाड़ बन जाता है। कालांतर में लाखों सालों में एक द्वीप का रूप ले लेते हैं। श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में एक प्रवाल द्वीप ही है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कावारती है। इसमें टोटल जो है वो 36 द्वीप है, यानी कि लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने का काम करता है, जबकि 9 डिग्री जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने का काम कर देता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो अंड्रोट है, और यही लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप जो है वो बिट्रा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी निर्मित है। बेसिकली जो इंडियन पेनिनसुला है, जब यूरोशियन पेनिनसुला से टकरा रहा है तो ये उसी का एक्सटेंडेड हिस्सा है, इसलिए कभी कालांतर में यहाँ पे विस्फोट हुआ है और उसी विस्फोट की वजह से इस अंडमान निकोबार द्वीप का निर्माण हुआ है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 572 द्वीप हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो 36 हैं और अंडमान निकोबार समूह में 572 द्वीप हैं। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम कर देता है, जबकि जो ग्रैंड चैनल है वो सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग करने का काम करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, याद रखिएगा। यहीं पे आपको सेलुलर जेल मिलेगा और वीर सावरकर एयरपोर्ट भी मिलेगा। कई सारे द्वीपों के नाम बदल दिए गए हैं, जैसे कि हैवलॉक द्वीप हो गया जिसे हम स्वराज द्वीप के नाम से आज जानते हैं। रॉस द्वीप हो गया जिसे हम सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। और जो नील द्वीप है वह शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं, जो कि दक्षिण अंडमान में मौजूद है। अब्दुल कलाम आजाद के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। अब्दुल कलाम आजाद जी के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। उन्हीं के नाम पे एक व्हीलर द्वीप है, उसका भी नाम अब बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, जहां पे बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं, जो कि उड़ीसा से लगभग 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में मौजूद है। जहां पे अगर कोई टेस्टिंग करना होता है तो वहीं किया जाता है, ताकि अगर कोई मिसाइल में या कुछ और चीज का जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं खराबी हो जाए तो पानी में गिर जाए, आबादी को कोई दिक्कत न हो। कोको स्टेट, कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान को अलग कर देती है, तो यह है कोको स्टेट। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वह सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में मौजूद है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है, जो ग्रेट निकोबार पे मौजूद है। डंकन पास के बारे में आप जानते होंगे। डंकन पास जो है वो दक्षिण और लघु अंडमान के बीच है। ओंग छोटा अंडमान द्वीप की जनजाति है और सैम्पेन निकोबार द्वीप की जनजाति है। इनके बारे में अभी करंट ये है कि इन्होंने पहली बार अभी जो है आजादी के बाद से वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप है, जो कि मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में मौजूद है। पंबन द्वीप जो है वो आदम ब्रिज का एक भाग है। पंबन द्वीप, आदम ब्रिज क्या है भाई, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। आदम ब्रिज या फिर कहिए राम सेतु पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ने का काम कर देता है।